हाय गाइस, आज की कहानी एक अमेरिकी गोरे की है जो एक अजीब से फ्रेंच भाई बहन से मिलता है। कहने को तो दोनों भाई बहन थे, पर उनके बीच का रिश्ता हमारी समझ के बाहर है। इन तीनों के बीच क्या गुटरगू चलती है, आइए देखते हैं। इस फिल्म का नाम है द ड्रीमर्स। तो कहानी शुरू होती है मैथ्यू नाम के लड़के से, जो इस मूवी का मेन कैरेक्टर है। दरअसल पढ़ाई के सिलसिले में मैथ्यू पेरिस आया था। मैथ्यू को मूवीज देखने का बहुत शौक था और उसे फिल्मों से जुड़ी सारी जानकारियां मालूम थी। फिर एक दिन स्कूल के फ्रेंच स्टूडेंट्स और वहां की मोदी सरकार के बीच कुछ प्रोटेस्ट चल रहा था। तभी मैथ्यू की मुलाकात वहां ईसाबेल से होती है। ईसाबेल मैथ्यू से कहती है, मैं हमेशा तुम्हें यहाँ पर देखती हूँ, तुम हमेशा खोए खोए से अकेले रहते हो, किसी से बात भी नहीं करते हो, तुम मीठे हो क्या? वहीं मैथ्यू के अंदर आग लग जाती है। वो अपने गुस्से पर काबू करके ईसाबेल से कहता है कि अमेरिका से मैं यहाँ पढ़ने आया हूँ, मेरा कोई दोस्त नहीं है और किसी से मेरी कुछ खास पहचान भी नहीं है। ईसाबेल फिर उसे अपने भाई थियो से मिलवाती है, क्योंकि तीनों को मूवीज में काफी इंटरेस्ट था। तो जल्द ही तीनों में दोस्ती हो जाती है। तीनों के बीच पंचायत चल रही होती है कि इतने में वहाँ पुलिस आ जाती है और प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट्स को भगाने लगती है। अब ये तीनों भी अपना पिछवाड़ा लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। फिर घर जाते जाते ये तीनों और भी टॉपिक्स को लेकर बातें करते हैं। वहीं मैथ्यू अंदर ही अंदर काफी खुश था, क्योंकि उसे दो अच्छे दोस्त मिले थे। उसे क्या पता था कि यही दोनों उसकी अभी लेने वाले हैं। वहीं घर पहुंचकर मैथ्यू अपनी माँ को एक खत लिखता है, जिसमें वो लिखता है कि उसने आज 2 नए दोस्त बनाए हैं। फिर अगली सुबह जब मैथ्यू चैन की नींद सो रहा होता है, तभी एक कॉल आती है जो थियो की थी। थियो मैथ्यू को अपने घर डिनर के लिए इनवाइट करता है। शाम को थियो मैथ्यू के घर पहुंच जाता है। घर के अंदर जाके मैथ्यू देखता है कि घर काफी बड़ा था। ये देखकर मैथ्यू की आंखें काफी चौंधिया जाती हैं। वहीं ईसाबेल उसे अपनी माँ से मिलवाती है। ईसाबेल की माँ को नहीं पता होता है कि मैथ्यू भी डिनर के लिए आने वाला है, फिर भी जैसे तैसे करके वो मैनेज कर ही लेती है। इसके बाद ईसाबेल मैथ्यू को फिर अपने पापा से भी मिलवाती है। उसके पापा एक फ्रेंच पोएट थे। डिनर करते वक्त वो मैथ्यू से अपने इंस्पिरेशन वगैरह का ज्ञान पेलने लगते हैं, पर मैथ्यू उनकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था। इसी वजह से वो मैथ्यू पर नाराज हो जाते हैं और पूछते हैं कि तुम क्या सोच रहे हो। वहीं मैथ्यू कुछ नहीं बोलता, पर जब वो फोर्स करते हैं तो मैथ्यू कहता है कि मैं इस लाइटर को देख रहा था। इस लाइटर और इस टेबल पर बिछे कपड़े पर कितनी समानता है। हमारे आसपास मौजूद हर किसी न किसी चीज के साथ समानता होती ही है। ये सुनकर ईसाबेल के पापा उससे काफी खुश हो जाते हैं और कहते हैं काश थियो भी ऐसा ही होता। दरअसल थियो और उसके पापा की आपस में नहीं बनती है। थियो की सोच पूरी तरह से पॉलिटिकल थी। वो हर किसी को गलत ही समझता था। वो रैली में होने वाले दंगों में सपोर्ट करता था। वहीं उसके पापा शांत स्वभाव के थे, उन्हें शांति ज्यादा पसंद थी। इसी वजह से डिनर टेबल पर ही दोनों के बीच तू मैं होती रहती थी। वहीं थियो के पेरेंट्स काम की वजह से हमेशा घर से बाहर ही रहा करते थे और दोनों भाई बहन अकेले इस घर में। उसी रात जाने से पहले वो दोनों भाई बहन को एक चेक देके जाते हैं। पेरेंट्स के जाने के बाद ईसाबेल मैथ्यू को आज रात उनके घर पर ही रुकने को कहती है। फिर ईसाबेल मैथ्यू को एक पुच्ची देते हुए कहती है कि रुक रहे हो यहाँ या नहीं। मैथ्यू के मन में लड्डू फूटता है और साला चमड़ी रुकने का हिसाब बना लेता है। फिर रात में मूत्र विसर्जन के बाद मैथ्यू की नजर थियो के कमरे में पड़ती है और अंदर का सीन देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो देखता है कि थियो अपनी बहन ईसाबेल के साथ बिना कपड़ों के नग्न अवस्था में घोड़े बेचकर सो रहा है। भाई बहन को इस हालत में देखकर उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता और मैथ्यू चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो जाता है। फिर अगली सुबह मैथ्यू को ईसाबेल ब्लैंकेट खींचते हुए बड़े प्यार से जगाती है। मैथ्यू ने सिर्फ चड्डी पहनी हुई थी। तब मैथ्यू ईसाबेल से कहता है, ऐसे कौन जगाता है? ईसाबेल कहती है, मैं डेली थियो को इसी तरह जगाती हूँ। मैथ्यू को ये सब काफी अजीब लग रहा था। फिर वो मैथ्यू को अपने साथ बाथरूम में ले जाती है। ब्रश करते समय ईसाबेल की कातिल नजर मैथ्यू के लाल लाल होठों पर पड़ती है और वो कहती है, मुझे तुम्हारे बेबी लिप्स बहुत पसंद आए। इसके बाद ईसाबेल मैथ्यू के होठों पर लिपस्टिक लगाने लगती है, पर तभी वो वहाँ से अपनी इज्जत बचाकर निकलने की कोशिश करता है। इतने में थियो वहाँ आ जाता है और उन दोनों के सामने ही नंगा होकर नहाने लगता है। थियो कहता है, हमारे
पेरेंट्स 1 महीने तक वापस नहीं आने वाले हैं, तब तक तुम हमारे साथ रह सकते हो। मैथ्यू कहता है अभी हमारी दोस्ती को सिर्फ 2 ही दिन हुए हैं, तुम मुझे ठीक से जानते भी नहीं हो। थियो कहता है तुम्हें अच्छी तरह से जानने के लिए ही तो साथ में रहने के लिए कह रहा हूँ। मैथ्यू फिर इसाबेल से पूछता है कि तुम्हें इन सब में प्रॉब्लम तो नहीं है। इसाबेल कहती है ये मेरा ही आइडिया था। फिर मैथ्यू इन दोनों के साथ ही रहने का मूड बना लेता है। आगे एक दिन ये तीनों गेम खेल रहे होते हैं। इस फिल्म में ये दोनों एक पुरानी फिल्म का सीन एक्ट करके दिखाते हैं और मैथ्यू को गैस करना होता है कि वो सीन किस फिल्म का है। अगर वो गैस नहीं कर सका तो उसे एक डेयर पूरा करना पड़ेगा। फिर इसाबेल एक काफी पुरानी फिल्म का एक्ट करके दिखाती है, बट मैथ्यू भी कुछ कम नहीं था, उसे फिल्म से जुड़ी काफी नॉलेज थी। वो उस फिल्म का नाम गैस कर लेता है, जिसकी वजह से इसाबेल और थियो दोनों ही मैथ्यू से काफी खुश हो जाते हैं और कहते हैं इतने दिनों से हमें तुम्हारे जैसे ही फ्रेंड की तलाश थी। और दोनों एक पुरानी फिल्म का एक्ट रियल लाइफ में करना चाहते थे। ये उन दोनों भाई बहन का सपना था। उस सीन में तीनों फ्रेंड्स आर्ट गैलरी में रेस लगा रहे होते हैं और यही वो रियल लाइफ में भी करना चाहते हैं। ये सुनकर मैथ्यू की फट जाती है। उसे डर था कि कहीं वो पकड़ा गया तो उसे बोरिया बिस्तरा बांध के वापस अमेरिका न जाना पड़े, लेकिन दोनों भाई बहन की जिद करने पर मैथ्यू मान जाता है और तीनों आर्ट गैलरी में जाकर आपस में रेस लगाते हैं और तीनों सफल भी हो जाते हैं। इसके बाद तीनों की दोस्ती और गहरी हो जाती है और दोनों उससे कहते हैं अब तुम हम में से एक हो। वही घर जाते समय बारिश होने लगती है और तीनों भीग जाते हैं। घर पहुंचकर थियो मैथ्यू को कुछ कपड़े पहनने के लिए देता है। फिर थियो जब ड्रिंक लेने जाता है तो उसे अलमारी में कुछ तस्वीरें मिलती हैं। उनमें से वो इसाबेल की तस्वीर अपनी चड्डी में छुपा लेता है, चमड़ी साला। फिर तीनों वापस से कमरे में जाकर वही गेम खेलने लगते हैं। एक बार फिर से इसाबेल किसी मूवी के सीन का एक्ट करके दिखाती है, बट इस बार थियो मूवी का सीन नहीं बता पाता है। फिर वो थियो को एक डेयर पूरा करने के लिए कहती है, जिसे जानकर आपकी भी फट जाएगी। वो थियो को एक तस्वीर देती है और उसे कहती है इसे देखकर हमारे सामने मास्टरबेट करो। और थियो बिना कुछ कहे उसे देखते हुए सबके सामने ही अपना हाथ चलाने लगता है। फिर अगले दिन थियो मैथ्यू को लेकर एक बार में जाता है। वहाँ मैथ्यू उससे कहता है कि मेरी भी 2 बड़ी बहनें हैं, वो कभी भी आपने सामने मुझसे मास्टरबेट करने को नहीं कहती। मैंने तुम दोनों को एक साथ नग्नावस्था में सोते हुए भी देखा है। क्या तुम मुझे बताओगे तुम दोनों भाई बहन के बीच कौन सी खिचड़ी पक रही है? तो थियो कहता है हम दोनों ट्विंस हैं। जब हम पैदा हुए थे तो हम एक दूसरे से जुड़े हुए थे। हम दोनों का शरीर भले ही अलग हो पर दिमाग एक ही है। आगे एक दिन फिर से तीनों वही गेम खेल रहे होते हैं। इस बार थियो एक मूवी का एक्ट करके दिखा रहा होता है। इसाबेल और मैथ्यू दोनों ही इस मूवी का नाम नहीं बता पाते हैं। फिर थियो इन दोनों को एक डेयर पूरा करने के लिए कहता है। वो कहता है तुम दोनों को मेरे सामने ही घपाघप करना पड़ेगा। ये सुनते ही मैथ्यू की फटके 2 की 4 हो जाती है। इधर इसाबेल अपने कपड़े उतारकर बेधड़क तैयार हो जाती है, पर मैथ्यू को ये सब बहुत अजीब लग रहा था। वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर थियो उसे पकड़ लेता है और जोर जबरदस्ती से आखिर मैथ्यू भी मान ही जाता है। फिर इसाबेल मैथ्यू के कपड़े उतारने लगती है। वही मैथ्यू की चड्डी के अंदर इसाबेल को अपनी तस्वीर मिलती है, जिसे मैथ्यू ने छिपाया हुआ था, जिसे देखकर दोनों भाई बहन हंसने लगते हैं। इसके बाद दोनों पलंग तोड़ने में लग जाते हैं। पलंग तोड़ने के बाद हमें ये पता चलता है कि इसाबेल का ये फर्स्ट टाइम था। वो अभी तक एक वर्जिन थी। इसका मतलब थियो और वो सिर्फ एक साथ सोते थे और दोनों के बीच कुछ भी ऐसा वैसा नहीं हुआ था। वही थियो अपनी दोनों आंखों से इस नजारे का लुत्फ उठा रहा था और फिर इसके बाद भी इन दोनों के बीच पलंग तोड़ने का सिलसिला जारी रहता है। आगे एक दिन मैथ्यू इसाबेल से पूछता है अगर तुम्हारे पेरेंट्स को ये सब पता चल गया तो तुम क्या करोगी? इसाबेल कहती है वो दिन कभी नहीं आएगा और अगर ऐसा कभी हुआ तो वो सुसाइड कर लेगी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि समाज को उसके और थियो के रिश्ते के बारे में कुछ भी पता चले। आगे मैथ्यू को थियो और इसाबेल के बीच चल रहे प्रेम रोग को देख के काफी जलन होने लगी थी। एक दिन रात में तीनों एक साथ बाथरूम में नहा रहे होते हैं, तभी थियो और मैथ्यू के बीच तू मैं होने लगती है। थियो कहता है अमेरिकन काफी बुरे होते हैं, वो लोग वार लड़ रहे हैं, छोटे बच्चों और किसानों को मार रहे हैं, इसी वजह से वो सारे अमेरिकन को ब्लेम करने लगता है। मैथ्यू कहता है हमारे जवान वही करते हैं जो प्रेसिडेंट उनसे करने के लिए कहते हैं और अगर किसी ने उनकी बात नहीं मानी तो उन्हें जेल भेज दिया जाता है। दोनों के बीच चल रही बहस को इसाबेल शांत कराती है। फिर वो मैथ्यू से कहती है कि तुमने कहा था कि तुम हम दोनों से प्यार करते हो, क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई प्रूफ है? मैथ्यू कहता है तुम्हें क्या
प्रूफ चाहिए। वो कहती है कि मैं और थियो तुम्हारे नीचे के जंगल की सफाई करना चाहते हैं। अब ये सुनते ही मैथ्यू की फटके सोले हो जाती है। फिर वो गुस्से में आकर कहता है कि तुम दोनों जो कर रहे हो ये गलत है। तुम दोनों का सिर्फ शरीर बड़ा है लेकिन दिमाग बिल्कुल बच्चों जैसा है। तुम दोनों एक साथ नंगे होकर सोते हो, नहाते भी वैसे ही हो जैसे छोटे बच्चे किया करते हैं। इस तरह से तुम दोनों कभी मैच्योर नहीं बन पाओगे। फिर वो इसाबेल से कहता है कि तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता है। क्या तुम्हारा पहले कोई बॉयफ्रेंड था? क्या आज तक तुम किसी लड़के के साथ डेट पर गई हो? तुम वही करती हो जो तुम्हें थियो करने के लिए कहता है। ये सारी बात इसाबेल को तीर की तरह चुभ जाती है। वहीं वो कहती है आज तक थियो को छोड़कर किसी लड़के के साथ मैं बाहर नहीं गई हूँ। फिर मैथ्यू से एक डेट पर लेकर जाता है जहाँ पर वो दोनों एक साथ डिनर करते हैं और एक हॉल में नाइट शो देखने के बाद घर वापस आते हैं। वापस आने पर हम देखते हैं कि थियो किसी लड़की के साथ रंगरलियां मना रहा था। पूरे कमरे में पलंग टूटने की आवाज गूंज रही थी। ये देखकर इसाबेल परेशान हो जाती है और अंदर ही अंदर जेलस फील करते हुए फुट फुट कर रोने लगती है। अगले सीन में हम देखते हैं एक बार फिर से मैथ्यू और थियो के बीच पॉलिटिकल इश्यू के बीच चर्चा होने लगती है। थियो के भाषण सुनने के बाद मैथ्यू कहता है कि तुम सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हो लेकिन खुद कभी जाकर प्रोटेस्ट नहीं करते हो। अगर तुम ऐसे ही फेंकते रहे तो कुछ नहीं होगा, तुम्हें खुद जाकर कुछ करना चाहिए। वही कुछ देर बाद इसाबेल वहां आती है और दोनों को ड्राइंग रूम में ले जाती है। अंदर एक टेंट बना हुआ था। वो दोनों भाई बहन जब छोटे थे तब ऐसे ही टेंट बनाकर सोया करते थे। तीनों उसी टेंट के अंदर नंगे सो जाते हैं। अब सुबह उनके पेरेंट्स वापस आ जाते हैं और तीनों को ऐसी अवस्था में देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो उन्हें नहीं उठाते और एक चेक साइन करके वहाँ से चले जाते हैं। सुबह जब इसाबेल की आँख खुलती है तब उसे वो चेक मिलता है जिसे उसके फादर वहाँ छोड़ गए थे। वो समझ जाती है कि उसके पेरेंट्स को उनकी पूरी सच्चाई पता चल गई है। उसे अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा गिल्टी फील होता है और वो सोचती है कि अब वो अपने पेरेंट्स को मुंह नहीं दिखा पाएगी। वो किचन में चली जाती है और पूरे घर में आग लगाकर सुसाइड करने के लिए गैस लीक करके वापस आती है और थियो और मैथ्यू के साथ टेंट के अंदर सो जाती है। वहीं उसी वक्त घर के बाहर दंगा चल रहा था। एक पत्थर खिड़की के ग्लास को तोड़ते हुए अंदर आ जाता है जिस वजह से थियो और मैथ्यू की भी नींद खुल जाती है। फिर तीनों कूदकर नीचे जाते हैं और प्रोटेस्ट में शामिल हो जाते हैं और पुलिस के ऊपर पत्थर बरसाने लग जाते हैं। वही प्रोटेस्ट में शामिल लोग पुलिस के ऊपर बॉम्ब फेंकने का प्लान बना रहे थे। थियो भी उन लोगों के बीच शामिल हो जाता है। मैथ्यू थियो को रोकने की बहुत कोशिश करता है लेकिन थियो निकला मंगल पांडे। वो और उसकी बहन अपने प्रोटेस्ट जारी रखते हैं। मैथ्यू रियलाइज करता है कि वो उसे कितना भी प्यार की अहमियत समझाए वो लोग नहीं बदलेंगे और वो उनमें से एक नहीं बन पाएगा। मैथ्यू वायलेंस के एकदम खिलाफ था इसीलिए वो वहाँ से भाग जाता है। मूवी के लास्ट सीन में पुलिस प्रोटेस्ट के ऊपर लाठी चार्ज करने के लिए आगे बढ़ती है और गाइस मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आई होप आपको हमारी मूवी समझाने का तरीका पसंद आया होगा पान लगा के। चलो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक और कमेंट करना मत भूलना। हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहिए। गुड बाय।